हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए आज का करंट अफेयर स्टार्ट करते हैं। पहला न्यूज़ है रिक्यूजल ऑफ जजेस के बारे में। सुप्रीम कोर्ट की एक जज इंदिरा बनर्जी ने एक केस को सुनने से मना कर दिया। वह केस वेस्ट बंगाल के पोस्ट पोल वायलेंस से जुड़ा हुआ था। हाल ही में वेस्ट बंगाल में इलेक्शन हुआ। इलेक्शन काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर भी था और वायलेंस के लिए बदनाम भी था। 2 बीजेपी एक्टिविस्ट इसमें मारे गए और कहा जा रहा है कि पार्टी जो पावर में है उसने ऐसा किया है। अब देखते हैं जुडिशियल रिक्यूजल, जिसको जुडिशियल डिस्क्वालिफिकेशन भी कहते हैं, आखिर होता क्या है। रिक्यूजल का सिंपल मतलब होता है किसी जज के द्वारा कोई केस को लेने से मना कर देना, इस आधार पर केस में उसका कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट इन्वॉल्व है। कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब ये होता है कि जज के केस में, अगर सिर्फ हम जज के केस की बात करें तो कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब ये होगा कि यदि जज को लगता है कि वह बायस जजमेंट दे सकता है तो वह बेहतर है कि उसको उस केस को लेने से मना कर दें। अब बायस जजमेंट के कंडीशंस क्या हो सकते हैं, कन्फ्लिक्ट कहाँ का इन्वॉल्व हो सकता है, जैसे कि जो पार्टी है, चाहे विक्टिम हो चाहे अपोजिट वाला हो, यदि वह उसके पहचान का है तो हो सकता है जज फैक्ट के आधार पर जजमेंट ना दे करके अपने पहचान वाले के सपोर्ट में जजमेंट दे। खैर, अब देखते हैं जुडिशियल रिक्यूजल के लॉज क्या क्या हैं। आश्चर्य की बात यह है कि हमारे पास कोई भी डायरेक्ट लॉज नहीं है। जो भी जुडिशियल रिक्यूजल होता है वह जजेस की मर्जी से होता है, यानी कि अगर उसकी इच्छा है तो रिक्यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते हैं। कई बार देखा गया है कि कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कोई डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं है, इसके बावजूद जज ने रिक्यूजल लिया है। इसी चीज़ की वजह से सुप्रीम कोर्ट में एक बार केस आया था और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया था कि यदि कोई जज कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के आधार पर रिक्यूजल लेता है तो उस पर इंक्वायरी नहीं की जा सकती कि कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट इन्वॉल्व था या नहीं था। खैर, एक फूड फॉर थॉट देता हूँ, इस पर सोचिएगा ज़रूर कि यदि कोई जज कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट इन्वॉल्व होने के बाद भी रिक्यूजल ना ले तो ऐसे केसेस भी आए हैं और जजेस ने अनबायस जजमेंट दिया भी है। बट यदि वो बायस जजमेंट दे दे तो क्या हो, या कोई ऐसा केसेस हुआ है जिसमें उन्होंने बायस जजमेंट दिया है? जस्ट आउट ऑफ क्यूरियोसिटी यू कैन सर्च ओवर इंटरनेट। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे, जो कि बंगाल इलेक्शन से ही रिलेटेड है। ममता बनर्जी ने एक इलेक्शन पिटीशन दायर किया है हाई कोर्ट में, कलकत्ता हाई कोर्ट में, कि जो नंदीग्राम कॉन्स्टिट्यूशन जिससे वो लड़ी थी, वो 2 कॉन्स्टिट्यूंसी से लड़ी थी, जिसमें से एक नंदीग्राम कॉन्स्टिट्यूंसी था और यहाँ से वो हार गई थी। तो उनका कहना है कि यहाँ पर छेड़खानी की गई है और उनको जबरन हराया गया है। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि इलेक्शन से रिलेटेड जो कुछ भी मैटर है वो हाई कोर्ट के जुरिसडिक्शन के अंदर आता है, एज पर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951, विच इज ऑल्सो डिफाइंड एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन। अब यदि हाई कोर्ट इसमें गलती पाता है, इलेक्शन में छेड़खानी हुई ऐसा उसे पता लगता है, तो वह चाहे तो इस इलेक्शन को इनवैलिड कर सकता है, इस इलेक्शन रिजल्ट को इनवैलिड कर सकता है। और ऐसा हिस्ट्री में देखा भी गया है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 1975 को हमारी उस समय की प्रधानमंत्री, द फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, के इलेक्शन को इनवैलिड कर दिया था। और आखिर उसके बाद ही इमरजेंसी लगी थी और उसके बारे में हम लोग काफ़ी अच्छे से जानते हैं और ये बार बार न्यूज़ में भी रहता है। अगला न्यूज़ है कॉर्पोरेटाइजिंग ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड। कल हमने इसके बारे में पढ़ा भी था, तो कुछ नोट्स में अपडेट करना है। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर आता है, ये चीज़ काफ़ी क्लियर होनी चाहिए। इसे रीस्ट्रक्चरिंग क्यों किया जा रहा है? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के रिपोर्ट के अनुसार जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज है वो अपने प्रोडक्शन टारगेट से काफ़ी पीछे चल रही हैं। 2017-18 में उन्होंने तो 50% टारगेट भी कंप्लीट नहीं कर पाया। नतीजा ये हो रहा है कि आर्मी के पास एमिनेशन और आर्टिलरी की काफ़ी कमी है। ये काफ़ी सालों से हम न्यूज़ में सुन भी रहे हैं कि आर्मी अपने पोटेंशियल से काफ़ी कम हथियार रखे हुए है और
ऑर्डिनेंस का इनएफिशिएंट होना एक बहुत बड़ा कारण है डिफेंस इंपोर्ट के डिपेंडेंस पर। अब कॉर्पोरेटाइजेशन से रिलेटेड कुछ कंसर्न्स भी हैं। ऐसा माना जा रहा है कि ये जो सरकार है वो सूट बूट की सरकार है जो प्राइवेटाइजेशन को प्रमोट करती है, और इसको भी उसी लेंस से देखा जा रहा है कि कॉर्पोरेटाइजेशन इज़ द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स प्राइवेटाइजेशन। इट्स जस्ट एप्रीहेंशन फॉर द टाइम बीइंग। और बोर्ड की यदि ऑटोनॉमी बढ़ती है तो इसका मतलब ये भी होता है कि गवर्नमेंट का कंट्रोल उस पर कम होगा। कुछ हिस्टोरिक फैक्ट्स जो प्रीलिम्स के हिसाब से काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि पहला ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, नॉट बोर्ड, इट्स डिफरेंट, इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री। जो बोर्ड है वह इन फैक्ट्रीज़ को, ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज़ को रेगुलेट करता है, मॉनिटरिंग करता है, क्वालिटी कंट्रोल करता है। तो पहली फैक्ट्री इस्टेब्लिश हुई थी 1712 में डच कंपनी के द्वारा। ध्यान दें, इट्स नॉट ब्रिटिश कंपनी, इट इज़ डच कंपनी इन वेस्ट बंगाल। अगला न्यूज़ इन्वायरमेंट से रिलेटेड है। एक चिल्ड्रन एंड डिजिटल डंप साइट रिपोर्ट WHO के द्वारा रिसेंटली में रिलीज़ की गई है। इसमें यह बताया गया है कि बच्चे और एडोलेसेंट्स अप टू 18 ईयर्स एडोलेसेंट्स होते हैं, वह काफ़ी वल्नरेबल है ई वेस्ट के, क्योंकि इन्हें इस्तेमाल किया जा रहा है डेवलपिंग कंट्रीज़ में ई वेस्ट वर्किंग साइट्स पर। इन्हें इसलिए प्रेफर किया जाता है क्योंकि इनका जो हाइट होता है वो बड़ों के मुकाबले शॉर्ट होता है, ठीक है, जिसकी वजह से यह ग्राउंड पर जो कचड़े हैं उनको काफ़ी आसानी से कलेक्ट कर पाते हैं। दूसरी बात इसमें यह कही गई है कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जो कि हाई इनकम कंट्रीज़ में ज़्यादा कंज्यूम किए जाते हैं, इनको ये पुअर कंट्रीज़ में डंप कर रहे हैं। अब ई वेस्ट के बारे में जान लेते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कचरे में आखिर होते क्या क्या हैं। हजारों तरीके के प्रीसियस मेटल्स होते हैं, हेवी मेटल्स होते हैं। प्रीसियस मेटल्स जैसे कि गोल्ड, कॉपर, मरकरी, गोल्ड, कॉपर एंड हेवी मेटल्स जैसे कि मरकरी। ये हेवी मेटल्स काफ़ी पॉइजनस भी होते हैं यदि बॉडी में आ जाए, जैसे कि एक लीड हुआ, लीड पॉइजनिंग कर सकता है, मीना माता वगैरह मरकरी से हो सकता है। इसमें जो मेन कंसर्न है वो लो इनकम कंट्रीज़ के चिल्ड्रन को लेकर के है, कि उनका जो इस्तेमाल किया जा रहा है उसकी वजह से उन पे हेल्थ पे काफ़ी ख़राब असर पड़ रहा है। हम लोग अपने आसपास ये चीज़ देखते भी हैं कि कचरा कलेक्ट करने का काम, रोड पे जो कचरा चुनते रहते हैं वो ज़्यादातर बच्चे ही होते हैं। दूसरी बात यह है कि इनका प्रोसेसिंग भी बिल्कुल इनफॉर्मली किया जाता है, जिसमें कोई सेफ्टी मेजर्स फॉलो नहीं किए जाते हैं। नतीजा यह होता है कि वह खुद भी अपने लाइफ को ख़तरे में डालते हैं और आस पास का जो सोसाइटी है, इन्वायरमेंट है, उसको भी बर्बाद कर देते हैं। वेस्ट प्रोसेसिंग अच्छे से नहीं होता है तो बहुत सारे जो हेवी मेटल्स हैं वो इन्वायरमेंट में लीक हो जाते हैं और वो बायोमैग्निफिकेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं। सिर्फ 17%, 20% भी ई वेस्ट जो है वो सही तरीके से प्रोसेस, सिर्फ 20% ई वेस्ट जो है फॉर्मली प्रोसेस किया जा रहा है। बस 80% से अधिक ई वेस्ट या तो इनफॉर्मली प्रोसेस किए जा रहे हैं या फिर प्रोसेस ही नहीं किए जा रहे हैं। और वक्त के साथ परिस्थिति और ख़राब हो जा रही है। अभी खासकर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स के प्रति जो हमारा लाइक है वो बढ़ता ही जा रहा है। हर चीज़ में अब इलेक्ट्रॉनिक्स पेनिट्रेट कर चुका है। इन साइट्स पे वुमेन को भी एम्प्लॉय किया जाता है क्योंकि इनका जो लेबर कॉस्ट होता है वो काफ़ी चीप होता है। नतीजा ये होता है इनके साथ जो बच्चे हैं वो भी आते हैं और कई बार देखा गया कि प्रेग्नेंट मदर्स भी काम कर रही होती हैं, जिसकी वजह से उन्हें स्टिल बर्थ होता है, यानी मृत बच्चे पैदा होते हैं। बच्चे का विकास ठीक से नहीं होता है या वक्त से पहले ही वह मर जाते हैं। भारत में ई वेस्ट मैनेजमेंट की क्या स्थिति है इसको भी हम लोग देख लेते हैं। भारत में जो ई वेस्ट कलेक्शन टारगेट है उसका 50% भी पूरा नहीं हो पा रहा है। ई वेस्ट डिस्मेंटलिंग कैपेसिटी जो है, यानी ई वेस्ट को जो डिसमेंटल किया जाता है वह पिछले कुछ साल से उसकी कैपेसिटी बढ़ी तक नहीं है। 95% जो ई वेस्ट हैं वो इनफॉर्मली रिसाइकिल किया जाता है। वहाँ पे हमने देखा था वर्ल्ड का 17% है, यानी कि फॉर्मली, और यहाँ पर 5% है।
ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल को भी देख लेते हैं कि आखिर वो रूल कहता क्या है। यह रूल ऑब्वियसली मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा किया गया है। इसमें एक प्रोविज़न है एक्सटेंडेड रिस्पॉन्स प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी का। इसका मेन पर्पस ये है कि प्रोड्यूसर सिर्फ अपने इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर ही ना करें, बल्कि उसे जब उसका लाइफ ख़त्म हो जाए तो उसे कलेक्ट बैक भी कर सकें। जैसे कि हमने कोई रियलमी का फ़ोन ख़रीदा, अगर उसकी ज़रूरत पूरी हो गई तो हमें उसे फेंक नहीं देना है। ये कंपनी एक प्रोविज़न्स रखी रहती है, हर कंपनी रखती है कि जब उसका लाइफ ख़त्म हो जाए तो आप किस तरीके से रिटर्न बैक करें। आज के समय में तो कई सारे ऑफर्स भी दिए जाते हैं फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन वगैरह पर, या कोई प्राइवेट कंपनी भी देती है कि आप उसके यूज्ड फ़ोन को बेच दीजिए या यूज्ड फ़ोन को एक्सचेंज कर लीजिए नए फ़ोन से। एक और स्कीम है डिपॉजिट रिफंड स्कीम, जो कि प्रोड्यूसर्स को पसंद नहीं आता है। इसमें यह है कि इलेक्ट्रॉनिक सामान बेचते समय प्रोड्यूसर को एक फिक्स डिपॉजिट कंज्यूमर से ले लेना है। मान लो कि प्रोडक्ट 50 रुपीज़ का है तो उसे लेट्स से 5 रुपीज़ एक्स्ट्रा 55 रुपीज़ चार्ज करना है। ये 5 रुपीज़ एक्स्ट्रा ये कंज्यूमर को देना पड़ेगा और प्रोड्यूसर इस 5 रुपये को संभाल के रखेगा। जब कंज्यूमर उस इलेक्ट्रॉनिक आइटम को, फॉर एग्जांपल मोबाइल को इस्तेमाल कर लेता है, तो प्रोड्यूसर इसको कंज्यूमर को ये 5 रुपये इंटरेस्ट के साथ रिटर्न बैक करेगा। फॉर एग्जांपल इंटरेस्ट 1 रुपीज़ होता है तो यह 6 रुपये रिटर्न करेगा। अगला न्यूज़ इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड पर है। काफ़ी समय से ये बात चल रही थी कि आर्मी, नेवी और एयरफोर्स एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, जिसकी वजह से वॉर के समय में कोऑर्डिनेशन का प्रॉब्लम आ जाता था। तो पिछले साल ही इस पर कदम उठाया गया था। अब इस पर आगे और क्या किया जा सकता है, बातचीत चल रही है। इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड का मतलब ये है कि एक सिंगल कमांड होगा जो तीनों आर्मी, नेवी और एयरफोर्स को कोऑर्डिनेट करेगी। यानी इन तीनों के ऊपर एक हेड बना जाएगा, आर्मी हेड, नेवी हेड या और एयरफोर्स हेड के ऊपर भी एक हेड बना दिया गया है। इसका रिकमेंडेशन सिकंदर कमेटी ने भी किया था। इसकी ज़रूरत क्यों थी? ऑब्वियसली फॉर बेटर कोऑर्डिनेशन और रिसोर्स का जो बेहतर इस्तेमाल हो, अननेसेसरी वॉरहेड्स इकट्ठा ना हो, अननेसेसरी वॉर प्लेन्स इकट्ठा ना हो या अदर एम्यूनिशंस इकट्ठा ना हो और कॉस्ट कट हो सके, ये इसका बेनिफिट होगा। ये न्यूज़ में भी था। द न्यूज़ इज इन पर्टिकुलर इज़ नॉट सो इम्पॉर्टेंट, सो आई एम स्किपिंग। नेक्स्ट है ग्लोबल असेसमेंट रिपोर्ट ऑन डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, जो कि यूएन ऑफिस फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन UNDRR के द्वारा लागू किया गया था। ये पैटर्न को ज़रा ध्यान दीजिएगा, डिजास्टर रिस्क रिडक्शन यहाँ भी है एंड डिजास्टर रिस्क रिडक्शन यहाँ भी है। ये एक स्पेशल रिपोर्ट है ड्रॉट को लेकर के, यानी एक जनरल रिपोर्ट नहीं है ओवरऑल डिज़ास्टर पर। डिज़ास्टर के अंदर बहुत सारे आ सकते हैं, अर्थक्वेक, सुनामी, फ्लड एंड ड्रॉट etc। सो ये पर्टिकुलरली ड्रॉट पर है। खैर UNDRR के बारे में जान लेते हैं, इसका काम क्या है। इसका मेन काम होता है कि सेंदाई फ्रेमवर्क प्रॉपर्ली इम्प्लीमेंट हो रहा है कि नहीं, वह यह देखता है। सेंदाई फ्रेमवर्क 2015 से लागू हुआ था, जो कि 2030 तक वैलिड रहेगा। इसके कुछ की फाइंडिंग्स हैं, उसको भी हम लोग नोट कर लेते हैं। इसमें एक चौंकाने वाली बात है कि 2025 तक ही, यानी आने वाले 4 सालों में 2/3 आबादी पानी की कमी से झेल रही होगी। हमारे शहर ऑलरेडी काफ़ी प्यासे हैं और अब बात गांव तक पहुंच रही है। भारत की बात करें तो ड्रॉट की वजह से हमारे GDP पर 2 से 5% असर ऑलरेडी पड़ रहा है। डेक्कन रीजन सबसे ज़्यादा इससे बर्बाद है। कुछ साल पहले ही लातूर में वाटर ट्रेन चलाया गया था पहली बार, यानी कि ट्रेन एक चलाई गई थी जिसके बॉगीज में पानी भर कर भेजा गया था, वाटर टैंक्स भेजा गया था। मेन कारण इसका है कि हम लोग ग्राउंड वाटर पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हैं और जिसका सबसे पहला असर शहरों में दिख रहा है, जहाँ पर पानी ग्राउंड वाटर सूखता जा रहा है। कुछ प्रीलिम्स के हिसाब से स्पेसिफिक फैक्ट्स हैं। इंडियन सर्टिफिकेशन ऑफ मेडिकल डिवाइसेस प्लस स्कीम, जो कि अपग्रेडेड वर्जन है ICMED स्कीम का,
क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया ने इसे लॉन्च किया है। इसका काम है मेडिकल डिवाइसेस को सर्टिफाई करना कि इसकी क्वालिटी सही है, ऑथेंटिक है, डुप्लीकेट नहीं है। नेक्स्ट न्यूज़ है सीबीएसई असेसमेंट को लेकर के। ये हाल ही में न्यूज़ में था क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इस असेसमेंट सिस्टम को एक्सेप्ट कर लिया है। असेसमेंट सिस्टम जो था वो 12th के लिए है और इसके अंदर जो वेटेज दिए गए हैं वो कुछ इस तरीके से हैं। 30% एकेडमिक परफॉर्मेंस 10th के आधार पे, 30% अगेन एकेडमिक परफॉर्मेंस 11th के आधार पे, और बाकी का 40% क्लास 12 में जो भी एग्जामिनेशन हुए थे उस पर है। यानी 40% लॉकडाउन के समय में हुए थे ये। सो काफ़ी स्कूल्स ने ठीक से एग्ज़ामिनेशन भी नहीं किया है, ऐसे भी न्यूज़ हमें सुनने को मिल रहे हैं। खैर, यदि कोई स्टूडेंट इस रिज़ल्ट से सेटिस्फाइड नहीं है तो वह चाहे तो री एग्ज़ाम के लिए भी रिक्वेस्ट कर सकता है, और जब वक्त सही हो जाएगा, कोरोना से थोड़ा कंट्रोल में रहेगा, अभी तो काफ़ी कंट्रोल हो चुका है, तो री एग्ज़ाम करवा दिया जाएगा। थैंक यू, आज के लिए इतना ही। और हाँ, लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करना ना भूलें।